नमस्कार दोस्तों, मैं बेन्यूआर एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहता हूं। पहली प्राथमिकता क्या हो, विकास या जहरीले सांप जो देश में पैदा हो गए हैं उनको उनकी सफाई? दोस्तों, 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आज जो बात करने वाला हूं मैं उसको पूरा सुन लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी बातें सुनने को जो साफ सुथरी, बिना कोई भेदभाव के, बिना लाग लपेट के स्पष्ट बोलता हूं, वो आपको सुनने को यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं। सबको टीआरपी बढ़ानी होगी, कुछ बढ़ाना होगा, मुझे कुछ नहीं बढ़ाना। मुझे देश के लोगों को जागरूक करना है, इसलिए मैं अपना समय और एनर्जी और रिसोर्सेज इसी चीज़ में लगाता हूँ। बाकी जीवन में जो करना था बहुत कुछ हो गया, सब ठीक है। तो सवाल आपको एक बार फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। आपकी प्राथमिकता क्या हो, विकास, डेवलपमेंट या सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, सुरक्षा? आज अपनी अपनी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा की बात मैं करता हूं। तो क्या सोच के जवाब है, आप सोच के बताइएगा। अभी आगे देखना, आपको थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सुनना जरूर। ये डेमोग्राफी का खतरनाक खेल भारत में चल रहा है। आज मैं स्पष्ट कह सकता हूं, मुस्लिम आबादी 35% प्लस है और ज़्यादातर मदरसे से पढ़ के निकले हुए हैं। और मदरसे में क्या पढ़ाई होती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए 20 साल बाद गृह युद्ध निश्चित मान लीजिए, मास किलिंग, हत्या, बलात्कार, विभाजन निश्चित है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ये सब भारत की डेमोग्राफी को तेजी से बदल रहे हैं। और यदि कठोर कानून तत्काल लागू नहीं किया गया तो 20 वर्ष बाद या तो कन्वर्ट होना पड़ेगा। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 20 साल, और मैं 20 साल जिंदा रहूँगा। और मुझे लगता है ये दुखद स्थिति मेरे को देखते ही मैं इस दुनिया से जाऊँगा, देख के ही जाऊँगा। ऐसी हालात लगी तो जैसे पुराने टाइम की बात कर लीजिए, यश चोपड़ा कौन था भाई, प्रेम चोपड़ा कौन था, सुनील दत्त कौन था, देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, गुलजार, मनमोहन सिंह, यशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, बड़े बड़े नाम हैं। राम जेठमलानी और आडवाणी जी, उनके भी बड़े बड़े मकान थे, बड़ी दुकानें थी, खेत खलियान थे, उद्योग व्यापार में काफी नाम कमाया था। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार सब छोड़कर भागना हो पड़ा। ये सब पाकिस्तान से भागे हुए हैं जब पार्टीशन हुआ तब।
आज की पीढ़ी को ये पता नहीं होगा, लेकिन ये सारे पाकिस्तान से भाग के यहाँ भी अच्छे सफलता प्राप्त की इनने, ऐसी कोई ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इनको सब अपना जमा जमाया घर इंद्र कुमार गुजराल जब पीएम थे तो वहाँ एक उनके को पुराने मित्र अमृतसर से आए और उन्होंने बताया था, मैं वहीं था उस टाइम पे, उन्होंने बताया था कि 3 साल गुजराल साहब का परिवार मेरे यहाँ बिना कोई रेंट दिए रहा। ये इस हालात में थे। आगे क्या बात थी वो मैं नहीं बताऊंगा, वो उचित भी नहीं है। और गुजराल साहब उस आदमी से मिले बहुत देर वेट करने के बाद, और एक कप चाय भी मेरे ख्याल से पिलाई नहीं, वापसी में आते हुए और रोते हुए जाते हुए मैंने देखा उनको। तो ऐसा भी है, लेकिन इन सब का सब कुछ था, यहाँ भी सब कुछ बनाया इनने, लेकिन वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा। यदि विकास करने में देश सुरक्षित हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। सब देश को विकास ही करना चाहिए। सुरक्षित नहीं है तो विकास हो पाएगा क्या? देश में ही देख लीजिए, जहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, उन राज्यों की क्या हालात है। क्या वो डेवलप हुए? नहीं हुए। इसी तरह दुनिया के देशों को देख लीजिए, जो सुरक्षित नहीं है वो डेवलप नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज में देख लीजिए, सब आपस में लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे से मारे जा रहे हैं। पेट में दाने नहीं है लेकिन कंधे पे AK-47 है। सच्चाई है ये। लेकिन हम कब समझेंगे? टुकड़े होते होते देश का एक छोटा सा हिस्सा बच गया है, उसको भी आप नहीं बचा पाओगे तो आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी। विकास के मामले में फ्रांस, स्विट्जरलैंड हमसे बहुत आगे हैं। 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू ने बहुत विकास किया था। विकास की बात हो रही थी ना। 1805 में अफगानिस्तान जो आज तालिबान के कब्जे में है और पाकिस्तान के साथ के बनाए हुए तालिबान आज उन्हीं से उल्टे पड़े हुए हैं, हम लोगों से दोस्ती है, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन 1805 में अफगानिस्तान का जो प्रधानमंत्री पंडित नंदराम टिक्कू ने बहुत विकास किया और 10 साल बाद उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, खदेड़ दिया। और आज वहाँ अफगानिस्तान में एक भी हिंदू, एक भी जैन, एक भी बौद्ध, एक भी सिख अगर हो तो बताइए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हजारों मठ, मंदिर और गुरुद्वारे थे, मगर जनसंख्या बढ़ी और सभी का नामो निशान मिटा दिया गया। यदि गौशाला, धर्मशाला, गुरुकुल बनाने से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सुरक्षित होते तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आज हजारों गौशाला, धर्मशाला और गुरुकुल थे। जनसंख्या बढ़ते ही जमीन में दफन कर दिए गए। यदि कथा, पूजा, दान, हवन, ध्यान, साधना आजकल बहुत चल रहे हैं, हमारे बाबा धर्माधिकारी बने घूम रहे हैं, मठाधिकारी बने घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या करा? कुछ नहीं। हजारों गौशाला, मंदिर बनाइए, गौशाला बनाइए, धर्मशाला बनाइए, गुरुकुल थे, पहले भी थे, फिर बना लीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सुरक्षा के लिए मजबूत होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। 100 वर्ष पहले विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में थी, लेकिन अब वहाँ न मूर्ति बची है न बुद्ध। 100 वर्ष पहले विश्व का सबसे बड़ा जैन मंदिर मुल्तान में था, लेकिन अब वहाँ मदरसा चलता है। न तो भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, न ही कोई जैन। 100 वर्ष पहले
विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर गंधार अफगानिस्तान में था, लेकिन अब उसका नामो निशान तक नहीं है। न शिवलिंग बचा है न शिव भक्त। 100 वर्ष पहले विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर कैकई पाकिस्तान में था, लेकिन अब उसका नामो निशान तक नहीं। न तो भगवान विष्णु की मूर्ति बची है न ही विष्णु भक्त। वर्ष 1971 में बांग्लादेश को बनाने के लिए हमारे 20,000 सैनिकों के बलिदान दिया, लेकिन आज वहां से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को सब अपना मकान, दुकान, खेत, खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर भागना पड़ रहा है। वर्ष 1990 में कश्मीर, ये तो हमारे सामने ही है, 71 वाले भी सामने ही याद है भाई। कश्मीर से सब अपने हिंदुओं को मकान, दुकान, खेत, खलिहान, उद्योग, व्यापार छोड़कर भागना पड़ा। आज तक उन्हें अपनी संपत्ति तक वापस नहीं मिली। बहुत जोर कर लिया, सरकारें भी, बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, कितना किया ग्राउंड पे जानकारी नहीं। लेकिन सही बात तो यह है कि आज भी वहां सुरक्षित नहीं है। नेता क्या कर रहे हैं? वोट जीवी, नोट जीवी, सत्ता जीवी नेता प्रतिदिन आरोप प्रत्यारोप, तू मैं, नूरा कुश्ती, बोलतेबाजी, भाषणबाजी, तू चोर मैं सिपाही करते हैं। लेकिन जब बात आवश्यक मुद्दों पर आती है तो संसद में सभी राजनेता चुप्पी साध लेते हैं। अगर आज आपने दुकान, मकान, खेत, खलिहान, उद्योग, व्यापार, त्योहार बचाना चाहते हैं तो दल की गुलामी छोड़ो। कि मैं किसी दल की बात नहीं करता हूं। जो आपके हित की बात करे उसका समर्थन कीजिए। अपने क्षेत्र के हर सांसद के पास जाइए, उनसे कहिए लव जिहाद, लैंड जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद रोकने के लिए कठोर कानून बनाने के लिए उन पर दबाव बनाइए। बताइए उनको, अगर ये कानून नहीं बनवाएंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे, उसकी आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाएंगे, अगली बार आपको वोट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी का हो चाहे। अगर अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो नेताओं की जय जयकार करना के बजाय अपने सांसद से मिलकर समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता यूसीसी, समान कर संहिता, समान व्यापार संहिता, समान जनसंख्या संहिता, समान पुलिस संहिता, समान न्याय संहिता, समान प्रशासनिक संहिता लागू करने की मांग करिए। याद रखें, आज के नेता 20 वर्ष बाद आपका मकान, दुकान, व्यापार, कुछ बचाने नहीं आएंगे। 20 साल बाद ये नेता आपको मिलेंगे कहीं नहीं, ये अपना सब सेट कर लेंगे, निकल लेंगे। इसलिए आज ही अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़िए, हर गांव से, हर शहर से, हर कस्बे से, हर मोहल्ले से अपना रिप्रेजेंटेशन लेके जाइए और उनको बताइए ये कानून जो मैंने बताए उन पे पार्लियामेंट में खड़ा होके उनकी मांग करें। हर एमपी किसी भी पार्टी का हो। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका जो आज जो कमा रहे हो धन, दौलत, मकान, कार, बिल्डिंग, कुछ बचने वाला नहीं है, कुछ आपके काम आने वाला नहीं है। आपका जीवन कट जाएगा, आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का बिल्कुल नहीं कटेगा। अंतिम चेतावनी, चीन जैसा कठोर कानून हो और इजराइल जैसा कठोर कानून लागू करने की क्षमता हो, शक्ति का उपयोग करने की क्षमता हो, अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, अपना घर, दुकान, व्यापार, त्योहार बचाना चाहते हैं, जय जयकार बंद करो। अपने सभी लोगों को
बोला जाए ये शब्द। मेरी इन बातों को मैं आशा करता हूँ, बहुतों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास पहुँचाइए और कोशिश करिए इसको अमल में लाया जाए।